दोस्तों नीतीश कुमार ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। बिहार में नई सरकार के गठन से पहले ही एनडीए के एक सहयोगी का मुंह फूल गया है। दोस्तों बिहार में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल के पास पहुंचे। इसके अलावा राजभवन और उनके घर की नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। इस बीच अचानक खबर आई एनडीए के एक सहयोगी की। एनडीए के एक सहयोगी जीतन राम मांझी जो एक बार फिर से नाराज हो गए हैं, उनका मुंह उखड़ गया है। वहीं दूसरी ओर खबर यह भी है दोस्तों कि इस बार बिहार में सरकार 12-22 के हिसाब से नहीं 50-50 के हिसाब से बनेगी। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपके सामने में रख देती हूँ। नीतीश कुमार ने अभी से कुछ मिनट पहले राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दोस्तों नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा सौंपा उससे पहले उन्होंने अपनी कैबिनेट की बैठक ली। ये एक प्रोटोकॉल होता है जो कि अपनाना होता है सबको। कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें प्रस्ताव पास किया जाता है और उसके बाद राज्यपाल को नीतीश कुमार इस्तीफा देने गए और अब नई सरकार के गठन की तैयारियां जो होंगी वो तेज हो जाएंगी। माना यह जा रहा है कि 19 या फिर 20 तारीख तक, मैक्सिमम ऐसा माना जा रहा है कि 20 तारीख के आसपास जो नई सरकार है वो अपना शपथ ले सकती है। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार एक बार फिर से शपथ ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही एनडीए के एक सहयोगी का मुंह फूल गया है। दोस्तों जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि उनके दिल में एक कसक है और वो कसक इतनी गहरी है कि वो मीडिया में आकर बता रहे हैं। हुआ ये दोस्तों कि अब जब शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं, पीएम खुद पहुंचने वाले हैं शपथ ग्रहण में, तो जीतन राम मांझी एक बार फिर मीडिया के सामने आते हुए उन्होंने अपना दुखड़ा रोया और किस तरह से वो दुखी हैं, उनके मन में कसक है, कहते हुए कहा कि हमने 46 साल के राजनीतिक जीवन में कभी कोई मंत्री पद नहीं मांगा है, लेकिन कुछ कसक है, उस पर धर्मेंद्र प्रधान से बात करेंगे। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया दोस्तों मांझी ने कि वो ये नहीं बताएंगे कसक किस बात की है। अब मांझी जी भी गजब करते हैं, मतलब इतना तो नौसिखिया कोई भी नहीं है कि मंत्रिमंडल का गठन होना है और मांझी जी कह रहे हैं मेरे दिल में कसक है, मंत्रिमंडल मैंने कभी नहीं मांगा, लेकिन कसक है बताऊंगा नहीं किस बात पर है। सब जानते हैं दोस्तों कि मांझी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर हमेशा बहुत ही खुला बोलते रहे हैं। आपको याद होगा एनडीए में जब गतिरोध चल रहा था सीट शेयरिंग को लेकर, तब भी मांझी बहुत नाराज थे और वो खुलेआम बोल रहे थे जब नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। और दोस्तों बाद में ये भी हुआ कि नीतीश कुमार ने एंड वक्त में एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी, वो आए ही नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मांझी उन्होंने उनका सपोर्ट किया और मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार अगर नाराज है तो बिल्कुल सही नाराज हैं और उनके साथ बहुत गलत हुआ, उनको और सीटें मिलनी चाहिए थी और हम जो एनडीए के बाकी सहयोगी हैं उनके खिलाफ कैंडिडेट उतारेंगे। बाद में मांझी को मना लिया गया और उसके बाद जो भी सीटें मांझी को दी गई थी उसमें उन्होंने परफॉर्म भी अच्छा किया है। लेकिन अब एक बार फिर से जीतन राम मांझी नाराज हो गए हैं। दोस्तों मांझी को मिली थी 6 सीटें जिसमें से 5 उन्होंने जीती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चिराग पासवान के स्ट्राइक रेट के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन मांझी के स्ट्राइक रेट के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। मतलब गजब का स्ट्राइक रेट है, मांझी का स्ट्राइक रेट तो बीजेपी से भी अच्छा है। लेकिन दोस्तों ऐसा सुनने में आ रहा है कि मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के कोटे के कितने विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा अभी ये क्लियर नहीं है। अभी इसके बारे में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। बेसिकली है क्या दोस्तों कि पिछली बार जो 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बनी थी और नीतीश कुमार की पार्टी बनी थी नंबर 3 की पार्टी। दोस्तों हुआ क्या, उसके बाद जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ वो 12-22 के हिसाब से हुआ। मतलब 12 मंत्री बने नीतीश कुमार के कोटे से, जेडीयू के कोटे से, और 22 बीजेपी के कोटे से, बल्कि बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम भी बने। लेकिन अब स्थितियां अलग हैं दोस्तों। बीजेपी ने जीती हैं 89 सीटें, ठीक है, जेडीयू ने जीती हैं 85 सीट, मतलब दोनों में 4 सीटों का ही फर्क है। तो केवल 4 सीटों से ही जेडीयू पीछे है, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन होगा वो 50-50 के अंतर्गत होगा। मतलब जितने मंत्री जेडीयू के बनेंगे उतने ही मंत्री बीजेपी के बनेंगे, बीजेपी कोटे से। अब जब दोनों पार्टियां 50-50 बांट लेंगी तो फिर मांझी जी के लिए और कुशवाहा जी के लिए क्या ही बचता है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी भी है, उनको भी अकोमोडेट करना है और चिराग पासवान की सीटें तो मांझी और कुशवाहा से ज्यादा हैं। तो चिराग पासवान की पार्टी ने जीती थी 19 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने जीती थी 4 सीटें। और जहां तक बात है डिप्टी सीएम की, वो कुर्सी पहले से ही तय है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोस्तों अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं, जो कि ले रहे हैं, तो फिर जो डिप्टी सीएम है वो बीजेपी के बनेंगे और इस बार भी बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। जो मलाईदार मंत्रालय है वो तो जेडीयू अपने पास रखेगा या फिर बीजेपी अपने पास रखेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा और मांझी के पास बहुत कम स्थितियां बचती हैं। पहले ये 2 पार्टियां हैं, ये अपने आप को अकोमोडेट करेंगी, फिर उसके बाद चिराग पासवान को अकोमोडेट करेंगी और उसके बाद मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को। दिलचस्प ये है दोस्तों कि चिराग पासवान के भी उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनने की चर्चा थी। दोस्तों कहने वाले कह रहे थे कि चिराग पासवान खुद चाहते हैं कि वो बिहार की राजनीति में सक्रिय रहें और बिहार की राजनीति में अपने भविष्य को तलाशें।
तो चिराग पासवान खुद भी चाहते हैं कि वो डिप्टी सीएम बने। वैसे इसको लेकर मेरी राय थोड़ी अलग है दोस्तों। केंद्रीय कैबिनेट में अगर आपको जगह मिल जाए और केंद्रीय कैबिनेट की जगह छोड़कर आप डिप्टी सीएम बने, ये थोड़ा डिमोशन वाली स्थिति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिप्टी सीएम संवैधानिक कोई पद नहीं है। डिप्टी सीएम पार्टीज ने क्रिएट किया है। बेसिकली आप न्यूज चैनल्स की हेडलाइन के लिए डिप्टी सीएम होते हैं, लेकिन होते आप एक मंत्री ही हैं। मतलब दर्जा आपको एक मंत्री का ही मिलता है। तो जैसे कैबिनेट के बाकी मंत्री हैं, वैसे डिप्टी सीएम भी हैं। हाँ, उनके नाम के आगे डिप्टी सीएम लग जाता है, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है, उसके बाद सीधे मंत्री ही संवैधानिक पद है। डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है। तो जब केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बन चुके हैं चिराग पासवान, तो फिर वो डिप्टी सीएम क्यों बनेंगे? दूसरा, चिराग पासवान बिहार के ऐसे पॉलिटिशियन नहीं है जो साल के 365 दिन बिहार में रहते हैं। चिराग पासवान चुनाव से पहले आते हैं और उसके बाद चुनाव में ऑलमोस्ट गायब हो जाते हैं। चिराग पासवान की पार्टी भी दोस्तों बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बराबर बड़ी नहीं है। चिराग पासवान खुद भी एक समुदाय विशेष, पासवान समाज, जो दलित समाज है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चिराग पासवान अगर भविष्य की राजनीति बिहार में तलाशते भी हैं, तो उनको एक तरह से मतलब साल के 365 दिन बिहार में रहना पड़ेगा। चिराग पासवान क्या ऐसा करेंगे? अब दिलचस्प ये है दोस्तों कि एनडीए की 3/4 बहुमत वाली सरकार तो बन गई, लेकिन इस सरकार के गठन में क्या माथापच्ची होगी, क्या बातचीत होगी? अब धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत करने की बात कर रहे हैं मांझी, लेकिन मैं आपको बताऊं प्रधान से ऑलरेडी कुशवाहा और मांझी की बातचीत हो चुकी है। तो तब शायद वो सेटिस्फाई नहीं हुए उस बातचीत से, इसलिए मांझी चाहते हैं कि बातचीत अभी और हो। तो ये जो बार्गेनिंग है वो लंबी चलती रहेगी। कहने वाले ये भी कहते हैं कि चिराग पासवान ने ये शर्त रखी है कि आप चाहे बिहार के मंत्रिमंडल में कोई बड़ा स्पेस ना दें, लेकिन अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होना है, ठीक है? तो उसमें मेरा मंत्रालय आप बढ़ा दीजिए। अब देखते हैं किसको क्या मिलता है, क्योंकि दोस्तों चुनाव जीतने के बाद पार्टियों के लिए यही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन मैं तो यही कहूंगी तमाम पार्टियों से जो चुनाव जीत गई हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अब चुनाव खत्म हो चुका है, अब जल्दी से जल्दी अपना सरकार का गठन का काम कीजिए और जो भी वादे, जो भी सपने आपने बिहार की जनता को दिखाए हैं वो पूरा कीजिए। हालांकि दिलचस्प ये दोस्तों कि अभी जेडीयू विधायक दल की बैठक नहीं हुई है। मतलब अभी सारे विधायक दलों की बैठक होनी है, बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जेडीयू विधायक दल की बैठक होनी है। तो 19 तारीख को माना जा रहा है कि जेडीयू विधायक दल की बैठक हो जाएगी। तो अगर 19 तारीख को जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नीतीश कुमार नेता के तौर पर चुने जाते हैं, तो 20 तारीख को आप मानिए कि नीतीश कुमार सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। यानी अभी बीजेपी को अपने सहयोगियों को सेटिस्फाई करने के लिए, उनके मन की कसक दूर करने के लिए वक्त है। उसके पास आज का वक्त है, कल आज की रात है, फिर 18 तारीख है, फिर 19 तारीख तक उसके पास पूरा वक्त है कि वो किस तरह से चीजें सेटल करती है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स